का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है 7 नवंबर थर्सडे 2024। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यूएस का जो इलेक्शन है वो डोनाल्ड ट्रंप जी जीत चुके हैं और कमला हैरिस यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की उम्मीदवार थी वो हार चुकी हैं। तो अब जो वेस्ट वर्ल्ड है, वेस्ट वर्ल्ड किस हिसाब से डील किया जाएगा इन पावरफुल कंट्रीज के द्वारा। बात कर रहे हैं हम यूएसए की। डोनाल्ड ट्रंप की हिस्टोरिक कमबैक यहाँ पे दूसरी बार हुई है और ये सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पे जीत के आए हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, याद कर रखिएगा, कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। वहीं पे कमला हैरिस की बात करी जाए तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से निकल के आती है। यहाँ पे सीनेट की जो टोटल सीट है 100, उसमें से रिपब्लिकन जो है मेजॉरिटी में पहुंची, यहाँ पे एटलीस्ट 52 के आसपास लेके आई है। यहाँ पे ये जो है ये क्या है, अपर हाउस है जिसे हम राज्यसभा बोल देते हैं अपने भारत वाली अगर पार्लियामेंट की हम बात करें तो। यहीं पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भारत में लोकसभा के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है, जिसमें टोटल 435 सीट्स होती हैं। 435 सीट्स। अब यहाँ पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जहाँ पे लोकसभा है, उसकी मेजॉरिटी के लिए 217 या 18 सीट की जरूरत होती है। कभी कभी 1 सीट वैकेंट हो जाती है, तो ये 17 और 18 के आसपास जरूरत होती है और ये 100 मिला लीजिएगा तो ज़्यादा टोटल बढ़ जाती है। टोटल 535 से 38 के बीच में 2-3 सीटें वैकेंट होती हैं तो वो ऐड होती रहती है, ये बढ़ जाती है। 78 साल की उम्र में इन्होंने इस पद को ग्रहण किया। कौन? डोनाल्ड ट्रंप, जो किस पार्टी से निकल के आते हैं? तो ये रिपब्लिकन पार्टी से निकल के आते हैं। इतिहास इन्होंने रच दिया, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट टू एज्यूम दिस ऑफिस। इस ऑफिस को ग्रहण करने के लिए ये सबसे ओल्डेस्ट के रूप में जाने जा रहे हैं। रिपब्लिकन कंपेन ही इसी चीज पे किया है अपने इलेक्शन में कि हम क्या करेंगे, जो इलीगल माइग्रेशन है वर्ल्ड में हर जगह पे क्या हो रही है, वार छिड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे जगहों पे रिफ्यूजी के रूप में लोग माइग्रेट होके जा रहे हैं। तो इलीगल माइग्रेशन हो रही है, इसका हम समाधान लेके आएंगे। अब यहाँ पे जो रेड वाली चीजें हैं आप देख सकते हैं, ये प्रेसिडेंट हाउस है जिसे कांग्रेस बोल देंगे। तो ये अगर बात करी जाए प्रेसिडेंट हाउस पे, यहाँ पे जो भी रेड चीजें दिख रही हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने जीती हैं सीट, और जो ब्लू में दिख रही है वो आपका डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस जिस पे जीती है बात करी जा रही है। तो ये टोटल सीटें हैं जो ये लोग निकाल के लेके आए हैं। इंडिया किस चीज से देख रहा है? अब वर्ल्ड अपनी अपनी व्यूज यहाँ पे ओपिनियन देना शुरू कर दिया। इनका तो एक ही ओपिनियन है डोनाल्ड ट्रंप का कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इन्होंने पुनः वही बात कही है कि अमेरिका को ही हमें फोकस करना है, और अमेरिका को इन्होंने नहीं बोला है, एक बात याद रखिएगा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस कुर्सी पे अमेरिका के जो भी आता है वो इसी का प्रयास करता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। क्यों? क्योंकि ये एक कैपिटलिस्ट नेशन है। यहाँ पे ये कैपिटलिस्ट नेशन है, सोशलिस्ट नहीं है। सोशलिस्ट कौन है? सोशलिस्ट में आती है रसिया, हालांकि उसमें भी बहुत सारे डिबेट हो सकते हैं, लेकिन ये टोटली क्रॉनिक कैपिटलिज्म यहाँ पे चीजें चलती हैं। अब ये कैपिटलिस्ट क्लास की बातें चल रही हैं, कंट्री की बातें चल रही हैं, तो इंडिया यहाँ पे यही कह रहा है कि आशा हम करेंगे कि किस प्रकार से अपने जो यहाँ पे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी, टाइज थी, उसको और आगे बढ़ा के और प्रमोट करेंगे अपने पीस प्रोसेस को। इसी तरीके से मोदी जी ने शुभकामनाएं दी किसको? डोनाल्ड ट्रंप जी को ये शुभकामनाएं दी, प्लस साथ में कांग्रेस के भी लीडर राहुल गांधी जी ने भी इस प्रकार की बातें कही हैं। तो ये थी डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक विक्ट्री। अब कुछ फैक्ट्स के रूप में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के लीडर किस प्रकार से आशा भरी निगाह से डोनाल्ड ट्रंप के इस विक्ट्री को देख रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब जो जीत के आए हैं और जो वेस्ट एशिया का हाल है वो हमसे छिपा तो है नहीं। वेस्ट एशिया में बहुत सारे
वार हो रहे हैं। अगर हम बात करें ईरान की, बात करें इजराइल की, बात करें फ़लस्तीन की, इन कंट्रीज़ में लेबनान की, तो वेस्ट एशिया काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड जोन हो चुका है। तो ये अब अलग एंगल से कहीं ना कहीं देखने का प्रयास शायद करेंगे, ऐसा उम्मीद हम लोगों की कंट्री लगा रही है। और जो भी फ़लस्तीनियन पीपुल हैं वो भी इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेव अस, सेव अस, सेव अस, हमें बचाइए। जो कि डोनाल्ड ट्रंप से वादा किया जा रहा है कि ये करिए, आप इस वार को ख़त्म कराइए, इन द वार। क्योंकि यहाँ पे गाजा पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे लोगों की डेथ हुई है। ऑलमोस्ट 45,000 पीपल की डेथ हुई है, जिसमें ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास केवल चिल्ड्रेन है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा एक नंबर नहीं है। तो इस छोटे से अगर रीजन फ़लस्तीनियन और इजराइल के मैप को आप जब देखेंगे तो आपको निकल के आएगा कि जो फ़लस्तीनियन पीपुल हैं वो विशेष क्षेत्र में ही रह रहे हैं, जिसे हम गाजा स्ट्रिप के रूप में जान रहे हैं, और जेरूसलम का कुछ पार्ट है जिसे वेस्ट बैंक के रूप में हम लोग जानते हैं, वहाँ पे वो रह रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में इजराइल बम्बार्डिंग कर रहा है और ख़ास करके उसी बिल्डिंगों को टारगेट कर रहा है जहाँ पे उनके सिविलियंस, बच्चे, हॉस्पिटल, स्कूल, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं तो उनकी डेथ हो रही है। तो वहीं पे यहाँ पे बातें करी जा रही है पैलेस्टीनियन पीपल के द्वारा कि ये युद्ध को ख़त्म कराइए। रसिया का यहाँ पे क्या कहना है? रसिया क्या कह रहा है? तो रूस यही कह रहा है कि हमें कोई भी संदेह ही नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे जीत कर नहीं आएंगे। तो अमेरिकन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमें कोई भी संदेह नहीं था, ये रसिया का कहना है। अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ इस स्टेटमेंट से निकाला जा सकता है। चाइना यही कह रहा है कि हम आशा करते हैं कि पीसफुल एग्जिस्टेंस होगी, विन विन कोऑपरेशन होगी यूएस के साथ और चाइना के साथ, कोई यहाँ पे हारेगा नहीं। दूसरा जो इजराइल है, देखिए वेस्ट एशिया पे ही ज़्यादा फोकस अभी हम करेंगे क्योंकि काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड जोन निकल के आई है पिछले 2 साल 1 साल की बात करें तो। इजराइल के पीएम जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हिस्ट्री ग्रेटेस्ट कमबैक हुई है और ये होप फॉर ग्रेट टाई विथ यूएस। तो ये तो कहेंगे ही क्योंकि इनको सपोर्ट चाहिए यूएसए का, तभी तो कुछ कर पाएंगे। इस प्रकार की बातें चल रही हैं। अब यहाँ पे नाटो के जो चीफ मार्क रूते, इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड के रिटर्न से पावर वुड हेल्प कीप द अलायंस स्ट्रांग। तो जो अलायंस है नाटो की वो स्ट्रांग रहेगी, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। ये नाटो के चीफ मार्क रूते यहाँ पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया कुछ रीजन पे, जिसके कारण गाजा स्ट्रिप में बहुत सारी इश्यू हुई और इजराइल ने भी वहाँ पे अटैक किया। तो ये केवल हमास के अटैक से नहीं हुआ, वहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट को हम समझेंगे तब चीज़ें निकल के आएंगी। ये सारी डिटेलिंग जो आपको अभी मैं बताया, ये एक एडिटोरियल में भी अभी आपको मिलने वाला है, कुछ इससे आगे बढ़ के जाके देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 6 इंडियन अमेरिकन इस यूएस हाउस में उनको इलेक्ट किया गया है। तो वो कौन कौन है? रो खन्ना और प्रमिला जयपाल, राजा कृष्ण मूर्ति, अमीर बेरा, सुहास सुब्रमण्यम और श्री थानेदार। ये लोग यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं। लोकसभा का इलेक्शन हुआ था ना अभी 2024 में, तो ये इलेक्शन यहाँ पे हुआ। अच्छा, यूएस का इलेक्शन हर 4 साल में होता है, ओलंपिक हर 4 साल में होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जिस साल ओलंपिक लगभग होता है उस साल यूएस का इलेक्शन भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। अपने भारत में यही चीज़ें 5 साल पे होती हैं, 5 साल पे इलेक्शन होती है पार्लियामेंट की। अब यहाँ पे 6 इंडियन चूज किए गए हैं, ये भी एक भारत के लिए गर्व का विषय है। देखते हैं किस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स भारत के साथ यूएस से लेके चलता है। हालांकि बधाई तो मोदी जी ने दे दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कुछ एडिटोरियल को, जो वेस्ट एशिया और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में इश्यू निकल के आ सकता है कि किस हिसाब से वेस्ट एशिया को अभी तक आपके जो बिडेन साहब ने, जो प्रेसिडेंट थे अभी तो हैं, 1-2 महीना रहेंगे, उन्होंने कैसे डील किया और डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो कैसे डील कर सकते हैं। हम उन विषयों पे चर्चा करेंगे।
फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बिडेन जो थे वो सिंगल टर्म की प्रेसिडेंसी की अगर इनकी बात करें तो इजराइल का जो युद्ध हो रहा है गाजा में, यानी पैलेस्टीनियन पीपुल की, तो इनका जो आइडियोलॉजी था, इनका जो एक्शन था वो दो प्रकार से था। वो दो प्रकार से क्या था अभी हम आपको बताएंगे। तो 7 अक्टूबर को जैसा कि हम बताएं हमास इजराइल पे अटैक किया है और बिडेन यहाँ पे क्या कहें, बिडेन इस चीज़ को, जो बिडेन जो प्रेसिडेंट हैं, अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। अरब प्लस इजराइल, अरेबियन कंट्री और इजराइल, इन दोनों कंट्री के बीच में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो उनके प्रेडिसेसर हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी इनसे पहले कौन थे, जो बिडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, और डोनाल्ड ट्रंप के बाद कौन आया, जो बिडेन आया, जो बिडेन के बाद पुनः डोनाल्ड ट्रंप आ गए यहाँ पे। तो ये 2020 में अब्राहम एकॉर्ड लेके आए हैं। कौन, डोनाल्ड ट्रंप ही अब्राहम एकॉर्ड लाए हैं। अरब और इजराइल के बीच पीस प्रोसेस को कैसे सही किया जाए, ये लोग लड़े ना, क्योंकि वेस्ट एशिया में ये कहीं ना कहीं एक अपना प्रभुत्व चाहते हैं कि हमारी भी पावर बनी रहे और पीस प्रोसेस भी चले रहे। वेस्ट एशिया में कौन चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप। तो सऊदी अरेबिया, इजराइल, इन सब को नॉर्मलाइजेशन टाइप के रूप में लेके आए थे। किसके अकॉर्ड के अंदर, तो अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत। पैलेस्टीनियन का यही यहाँ पे क्वेश्चन बार बार रहा है कि जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसको किस हिसाब से हम डील करेंगे, किस हिसाब से आप डील करेंगे। यूएसए को हमेशा ये बात पूछता रहता है, क्योंकि पावरफुल कंट्री है, उसी की चलती है। अब वेस्ट एशिया की बात करी जा रही है, तो किस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, तो बात पूरे इसी क्षेत्र की हो रही है, जिसमें ईरान आता है, सऊदी, इराक, सीरिया, लेबनान जान ही रहे हैं, इजराइल जान ही रहे हैं, तो तुर्की जान ही रहे हैं। इन कंट्री को आप देख सकते हैं जो वेस्ट एशिया के रूप में आता है, और ये कंट्री काफ़ी सेंसिटिव कंट्री है आज के डेट में अगर हम इनको कंसिडर करें। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी अगर इस वाले फील्ड की हम बात करें, इस वाले क्षेत्र की हम बात करें, तो यहाँ पे केवल और केवल क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं वार छिड़ा हुआ है। एक कंट्री दूसरे पर कंट्री के प्रति वार छिड़ी हुई है। अब हम किस चीज़ को बोल रहे थे इजराइल में, तो ये आपका देख सकते हैं मैप में कितना क्लियर दिख रहा है। गाजा स्ट्रिप जो इजिप्ट से बॉर्डर टच कर रहा है, इसी के अंदर रफा आता है, कानून आता है, इसी के अंदर बहुत सारी सिटी बनी हुई है। यहाँ पे इनकी पैलेस्टीनियन की कैबिनेट भी चलती है, अपनी मंत्रालय चलती है। कुछ पैलेस्टीनियन को ये वेस्ट बैंक वाला रीजन दिया गया है और ये जेरूसलम दिया गया है। ये वही जेरूसलम है जो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि तेल अवीव नहीं, इसका कैपिटल जेरूसलम रहेगा। तो ये वही ट्रंप है जो डायरेक्ट ये कह लीजिए या इनडायरेक्ट कह लीजिए कुछ तो सपोर्ट कर ही देते हैं पैलेस्तीन को। तो इस प्रकार की भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है। अब यहाँ पे इजराइल जो है कई सारा इशू क्रिएट कर देता है कि ये कैसे हो सकता है, और ये अपने एनवाय जो एम्बेसडर हैं वो जेरूसलम में लेके चले जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब इशू क्या है यहाँ पे निकल के आ रही है, नई नई चीज़ें। तो ये जो एरिया है लेबनान की, ये एरिया है जो ईरान की यहाँ पे, तो ये सीरिया का ये जो गोलन हाइट है ये इजराइल ही कंट्रोल करता है सीरिया का, लेकिन कंट्रोल कौन रहा है, ये इजराइल। इतनी सारी जो डिटेलिंग आपको दिया हूँ वो बस इसलिए ही दिया हूँ ताकि इजराइल के कुछ बेसिक नेचर हैं जो ऑक्यूपेंसी के, कि पहले कौन था अगर बात करी जाए तो 1947 में पूरा का पूरा पैलेस्टीनियन लैंड था। जितना हरा है ये पैलेस्टीनियन जीविश सेटलमेंट, ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहे हैं वो है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जब आप सफ़र करेंगे प्रेजेंट में 49 से 67 में एक वार होती है जिसके सारा पूरा इजराइल ऑक्यूपाई कर लेता है, ये यहीं सिमट के रह जाते हैं। आज के डेट में और भी ज़्यादा बुरा हाल है, अगर प्रेजेंट की हम कोई मैप बनाएंगे तो और भी बुरा हाल देखने को मिलेगा। तो ये इनकी कहानी है, वार करके इस सेशन में ये वार करते हैं और पुनः वार करने के बाद इनको और सिकुड़ा देते हैं। आज के डेट में अगर बात करें तो जीनोसाइड चल रहा है, ऐसा यहाँ पे राइटर भी बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा हो ये एडिटोरियल तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और शेयर कर दें जिनको ज़रूरत हो।
आगे बढ़ते हैं इस एडिटोरियल की। तो बिडेन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो चीज़ें ऑफर करते हैं जो कि अभी आपको बताएंगे। तो ये फुल सपोर्ट ऑफर करते हैं इजराइल को। इजराइल के पीछे ये खड़े नहीं होते तो इजराइल इतनी बम्बार्डिंग तो ना कर पाती, और यूएन के अगेंस्ट में भी इजराइल जा नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे यूएसए जैसी कंट्री, जो प्रेसिडेंट जो बिडेन है, उनका कहीं ना कहीं हाथ था। अब ये सीधे सीधे बहुत सारी रिटेलिएटरी एक्शन लिए गाजा में। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू की बात कर रहे हैं। और बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है दो फ्रंट में बटा। पहला कि हम सपोर्ट करेंगे इजराइल को, और दूसरा ये है कि डिप्लोमेटिक मेजर से हम इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे, बढ़ने से खत्म करेंगे इस क्षेत्र में। तो जब तक कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं तब तक कोई खत्म कराने के लिए आएगा क्यों? अब भैया आपके पास परेशानी हम अगर दे दिए तो उससे समाधान करने के लिए तो कोई तो आएगा। तो उसके कोई आने का पीछे का क्या कारण है? तो वो यूएस से ही आएगा। अब वेस्ट एशिया अगर शांत हो गई तो वहां पे शांत कराने के लिए कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो एक रोल बना रहना चाहिए यूएसए का, जो आप समझ सकते हैं ड्यूअलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे चीजें चल रही थी। आज के परिदृश्य की बात करें तो 43,000 प्लस में पैलेस्टीनियन गाजा वाले क्षेत्र में मारे जा चुके हैं। और ये लड़ाई केवल पैलेस्टीनियन तक नहीं सिमटी है। पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में लेबनान आया तो वहाँ पे भी इजराइल ने अटैक किया है, और रिसेंटली अटैक हो भी रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग मारे भी जा रहे हैं। तो बिडेन को यहाँ पे आरोप लगाया गया है कि इजराइल के जेनोसाइड में, पैलेस्टीनियन के जेनोसाइड में यहाँ पे किसका हाथ है? बिडेन का हाथ है। तो इजराइल जिनोसाइड कर रहा है पैलेस्टीनियन के पीपुल के साथ, तो यहाँ पे बिडेन ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ इतने सारी चीज़ें जो डेथ हुई है लोगों की, वो ऐसे डेथ नहीं हुई है किसी की। यहाँ पे डेथ के पीछे बहुत सारी कारण है। तो यहाँ पे ट्रम्प कह रहे हैं कि हम कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन ट्रम्प की भी एक अपनी प्राइमरी आइडियोलॉजी है, वो क्या है? अमेरिका फर्स्ट। अब ये अमेरिका फर्स्ट कोई एक सिंगल वर्ड नहीं है जो ये बोल दिए भैया अमेरिका फर्स्ट। इसके पीछे बहुत सारी आप विवेचना कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अमेरिका फर्स्ट मतलब व्हाट? अब ये तो बहुत कुछ हो सकता है कि अमेरिका को ही प्रेफरेंसेस देंगे, अमेरिका ही अपने पावर्स को एक्सपेंड करेगा, अमेरिका अपनी जियोपॉलिटिक्स को प्रेफरेंसेस देगी, इकोनॉमी को प्रेफरेंसेस देगी, ट्रेड रिलेशंस को प्रेफरेंसेस देगी, डिफेंस को प्रेफरेंसेस देगी। लेकिन अगर यही सब में प्रेफरेंसेस को लेके अमेरिका फर्स्ट बोला गया है तो किस हिसाब से इजराइल को यहाँ पे रोक पाएंगे? ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है। तो इजराइल सेफ्टिक तो नहीं है ये इतना बहुत ज़्यादा, जितना कि जो बिडेन था। जो बिडेन का काम यही यहाँ पे गड़बड़ हो गया, जो इस इलेक्शन में उनको कहीं ना कहीं हार के रूप में भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पैलेस्टीनियन पीपुल की डेथ हुई है, और कई सारे ऐसे सेंटिमेंटल लोग रहते हैं वहाँ पे जो इस सब चीज़ को देख के बहुत नाखुश भी थे। यही यहाँ पे बातें करी जा रही हैं। तो प्रो इजराइल पॉलिसी यहाँ पे वेस्ट एशिया में किस हिसाब से लेके चलेंगे? ट्रम्प की मूव क्या होगी अमेरिका में? क्योंकि यही ट्रम्प थे जो जेरूसलम को एम्बेसी बनाए थे। ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो इजराइल के इलीगल अनेक्सेशन की बात करते हैं कि जो गोलन हाइट को कैप्चर कर लिए हो तुम इलीगल तरीके से। ये ट्रम्प ही हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े बड़े उठाए हैं। तो किस हिसाब से ट्रम्प जो विड्रू करेंगे अपने यूएस की यूनिलेटरली फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील। तो यही ईरान न्यूक्लियर डील से भी इसको विड्रू करने की बात किए थे। अब यूनाइटेड नेशंस इस प्रकार का सर्टिफिकेट देता है। हालांकि ईरान ये चाहता है कि हम भैया अपना जो है यूरेनियम का हम वो करेंगे, कलेक्शन करेंगे, हम मर्जी जो बनाए। आज के डेट में वो उससे अगर बाहर चला गया न्यूक्लियर डील से तो बिडेन की बहुत सारी पॉलिसी निकल के आई थी। अब्राहम एकॉर्ड आपको बताएं, अरब और इजराइल में बहुत हद तक यहाँ पे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने के लिए ये एकॉर्ड हुई थी कि अब कॉन्फ्लिक्ट लगभग नहीं होगा। ट्रम्प ने ये चीज़ें पीस प्लान के तहत इजराइल और फलस्तीन में 2020 में ही किया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ विशेष चीज़ों की, तो ये मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। एडिटोरियल में आगे बढ़ते हैं। पहली प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि बिडेन जो अभी तक अक्टूबर 2023 तक ये चीज़ें किए हैं, तो बिडेन यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही अलग तरीके से देखे हैं, और इनके जो जीनोसाइड एक्शन अगेंस्ट इजराइल चल रहा था इसको ये क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन वो कुछ ऐसा ऑल आउट वार इन वेस्ट एशिया में नहीं करते। मतलब
इसका कहने का मतलब यही है कि वो क्रिटिसिज्म कर देते हैं, चलिए ठीक है, हो रहा है लड़ाई, वार हो रही है, क्रिटिसाइज कर दिए, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं करते हैं, वहाँ पे कोई ऑल आउट वार यानी वार को ख़त्म करने की बात बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। उन्होंने सीज फायर करने के लिए जैसे कि बोल दिया कि भैया सीज फायर करो, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, इलेक्शन था तो बोल दिए उन्होंने, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एक्शन उन्होंने मीनिंगफुल प्रेशर किया नहीं। किस पे? बेंजामिन नेतन्याहू के गवर्नमेंट पे। और क्यों नहीं किया, क्यों करेंगे वो करेंगे क्यों बेंजामिन नेतन्याहू पे इतना ज़्यादा प्रेशर, जब वही जो बिडेन है जो 17.9 बिलियन मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे हैं, किसको? इजराइल को। इतने डॉलर का कोई असिस्टेंस दे रहा है, वो आपको कहेगा कि वार रोक दो? ये नहीं। तो ये क्रोनी कैपिटलिस्ट वाली क्लास थी कि हाँ, मुंह से मैंने कुछ बोल दिया लेकिन काम हमको नहीं करना है। ट्रंप जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा उनसे अलग नहीं है, लेकिन माइट सपोर्ट इजराइल, उसको इजराइल को सपोर्ट तो करेंगे ही, वार गाजा में जो चल रहा है, लेकिन वो बहुत हद तक बिडेन से अलग है, वो डिफरेंट है, क्योंकि वो वही हैं। एडिटर यही बात कह रहे हैं कि वो वही हैं जिन्होंने अपना तेल अवीव से लेके जेरूसलम में शिफ्ट किया, अब्राहम एकॉर्ड की बात करी और गोलन हाइट की बात करी, वो बहुत सारे मुद्दों पे बोलते हुए हमेशा नजर आए हैं। तो ये अगर पहला बात देखा जाए कि क्या फोकस करेंगे वो, तो अमेरिका को स्ट्रेंथन करने की बात करेंगे, अपनी कन्वेंशनल कैपेसिटी की बात करेंगे, और जो चाइना इतना तीव्र गति से चल रहा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी इतनी तेजी गति से आगे बढ़ रही है, तो उसको कहीं ना कहीं अपने फॉरेन पॉलिसी के साथ लेके चलने का भी प्रयास करेंगे, वो जो बहुत चैलेंजिंग होगा, वो देखने योग्य बातें होंगी। दूसरी अगर बातें बोली जा रही हैं कि ट्रंप का जो की कैंपेन है वो यही है कि हम किस प्रकार से लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, यानी जो इतनी महंगाई है, इन्फ्लेशनरी है, उसको सही ढंग से हम लेके जा सकते हैं। अगर विश्व में वार ही रहेगा तो कहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा? इन दो कंट्री में अगर वार चल रहा है तो कहीं ट्रांसपोर्टेशन होगा? इंडिया और पाक को ही देख लीजिए, बहुत सारे चीज़ों में हम लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन रोके हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन रोके हुए हैं, तो जो गुड्स और मटेरियल की चीज़ें हैं उनके दाम तीव्र गति से ऊपर चले गए हैं। जैसे कि हम छुहाड़े की बात कर रहे हैं, डेट्स की बात कर रहे हैं, तो आज के डेट में छुहाड़े बहुत महंगे हो गए हैं। तो जो वहाँ पे उत्पादन होती थी भारत में आ ही नहीं रही है, वो सीधे चला जा रहा है कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल, और नेपाल से पुनः इंडिया आ रहा है, तो टैक्स पे टैक्स लगता हुआ जा रहा है, तो चीज़ें कॉस्टली होती हुई चली जा रही हैं। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बात बोली जा रही है कि किस प्रकार से हम इसको सही कर सकते हैं। पर्शियन गल्फ की बात करी जा रही है, अरेबियन सी में अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात करी जा रही है, तो केवल और केवल एक वजह से कि क्योंकि यहाँ पे ऑयल है, और ऑयल इतना ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, वो हम सभी लोग जानते हैं। अगर ऑयल नहीं मिले तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसकी इकॉनमी नीचे चली जाएगी। ये यहाँ पे बात करी जा रही है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात करें तो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में ये पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ये याद रखिएगा। अब ये कंट्री हैं जो इससे बॉर्डर टच करती हैं, तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है। स्ट्रेट यानी दो लैंड के नैरो वाली स्ट्रेट को स्ट्रेट बोलते हैं, पतला सा, इसी को स्ट्रेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिडेन यहाँ पे अपनी जो उबड़ खाबड़ चीज़ें कर दिए हैं गलत इजराइल के साथ मिलके, तो उसको किस प्रकार से लेकर के अमेरिका यहाँ पे चलेगा, वही देखने योग्य बातें हैं भविष्य में। इजराइल जो है डिसप्रोपोर्शनेट बात करी जा रही है कि डैमेज्ड अमेरिका की रेपुटेशन, किस हिसाब से ये और ख़राब हुई, और जो वार चल रही है उसको किस हिसाब से ट्रंप डील करेंगे, किस हिसाब से गाजा में, लेबनान में ये अपनी चीज़ों को डील करेंगे, ये भी बहुत चैलेंजिंग है। बिडेन की जो पॉलिसी है वो बहुत हद तक उनकी प्रो इजरायली इम्पल्स को दिखाती है, यानी प्रो पैलेस्टीनियन नहीं थे वो, प्रो इजरायली इम्पल्स उनके अंदर दिख रहा था। तो वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी क्रोनी कैपिटलिज्म वाली, वो हम कुछ उसमें कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एडिटर यही कह रहे हैं कि अब जो है इस प्रेसिडेंसी को अलग तरीके से लेके चलना होगा, और वेस्ट एशिया की पूरी बात करी जा रही है, तो यहाँ पे सही ढंग से, सुचारू ढंग से अपने जियो पॉलिटिक्स को लेके चलेंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं पीस प्रोसेस होगा, और जो अब्राहम एकॉर्ड हुई थी वो भी आगे चल पाएगी। तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, आशा करते हैं कुछ न कुछ सही करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ, आर्टिकल की तरफ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो यूपी के मदरसा एक्ट को रिलेवेंट माना है। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट से
ऑर्डर निकला था कि इसको ख़त्म किया जाए, मदरसा स्कूलों को, मदरसा एक्ट को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जो रूटीन लाइन ऑफ एजुकेशन है उससे ये चीज़ें परे चल रहे हैं, जिसके कारण बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है। वहाँ पे उन्होंने ये बात तो बोल दी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड कर दिया, जिसके कारण वो चीज़ें निकल के ख़त्म हुई। उत्तर प्रदेश का मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में आया, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद कोर्ट ने ये बातें बोली यहाँ पे कि अब आवश्यकता है स्टेट को कि बैलेंस करने की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल नहीं पा रही है। अब देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल नहीं पा रही है तो ये केवल मदरसा में नहीं मिल पा रही है क्या? इस प्रकार की बातें ये लोग करते हैं। ऑटोनॉमी ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात करी जा रही है कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यानी माइनॉरिटी कौन कौन है भारत में? मुस्लिम जो है माइनॉरिटी हैं, जैन जो है माइनॉरिटी हैं, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो भारत में माइनॉरिटी हैं। अब माइनॉरिटी ऐसा शब्द है कि इसको एक माइनॉरिटी वर्ड में डिफाइन नहीं किया। मान लीजिए हम जम्मू कश्मीर को ले लें तो यहाँ पे हिंदू क्या माइनॉरिटी हो जाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे मुस्लिम भरे हुए हैं। तो माइनॉरिटी कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंट शब्द दिखता है नहीं, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी वर्ड से ही संबोधित करूँगा मैं, आप समझिएगा यहाँ पे। तो मदरसा में जो प्रोवाइड किया जाता है सेकुलर एजुकेशन, वो कहीं ना कहीं रिलीजियस कैरेक्टर को रिजेंबल करता है। तो उनकी अपनी एक आस्था है, एक अपनी उनकी चीज़ें हैं। कोर्ट यहाँ पे दूसरी चीज़ें क्या बोल रहा है कि स्टेट जो रेगुलेट करती है मदरसा, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वो वैलिड है। इट डज नॉट ब्रीच लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और ओवरस्टेप माइनॉरिटी राइट। तब तक वो चीज़ें वैलिड हैं जब तक ये कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को ब्रीच नहीं करती, यानी नियम कानून को जब तक ये बाधित नहीं करती ये चलेंगी, आप इसको रोक नहीं सकते। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे बैन लगा दिया था, इसको हटाने वाले थे लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे गए इसको नल एंड वाइड सुप्रीम कोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या क्या कहानी है? यही कहानी है 5 नवंबर 2024 को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उत्तर प्रदेश में बोर्ड 2004 वाले एक्ट जो था, इसको यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन के साथ यहाँ पे रखी गई हैं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है? टॉप जो कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन देता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म को ये तोड़ रहा है। अब देखिए, पूरी खेला थी सेकुलरिज्म की, और ये यहीं पे कह रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट कि प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म को तोड़ रहा है, जिसके कारण हम यहाँ पे नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी ये कंटेंड करते हैं और ये अपना सुनाते हैं क्या जजमेंट कि मदरसा बोर्ड टू अवॉर्ड हायर डिग्री सच एज क्या यहाँ पे कामिल अंडर ग्रेजुएट स्टडी और फाजिल जो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, ये कंट्रावेंड है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। तो ये फाजिल प्लस कामिल ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन यूजीसी के अंतर्गत लाने का यहाँ पे बात कर रहे थे। अब यहाँ पे कैसे चलता है मदरसा? तो मदरसा की बात करी जाए यहाँ पे तो मदरसा मतलब होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और ये बहुत पुराने समय से चल रहा है। दिल्ली सल्तनत जैसे खिलजी हो गए, तुगलक डायनेस्टी हो गई, इस समय से ये चल रहा है। और यहाँ पे पढ़ने वाले केवल हिंदू मुसलमान ही नहीं, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी और प्रेमचंद जी यहाँ पे माना जाता है कि ये लोगों ने भी शिक्षा मदरसा से लिया था। तो ये मदरसा में मौलवी और टीचर दोनों यहाँ पे आते हैं। दूसरी बातें जो करी जा रही है यहाँ पे कि मदरसा जो है यहाँ पे रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की बात करी जा रही है 1993 से। तो पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट यहाँ पे रिकॉग्नाइज की थी, पहचान करी थी कि नेसेसिटी ऑफ इंटीग्रेशन मॉडर्न एजुकेशन इनटू मदरसा। इसी समय में पीवी नरसिम्हा राव कहते हैं कि यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए। तो और 2009 से स्कीम लेके आई गई थी SPQEM। ये क्या है? तो ये स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा 2009 में। अब यहाँ पे डाटा के अनुसार क्या निकल के आ रहा है कि फरवरी 2020 में इंडिया में अगर कंसीडर करें तो 24,000 प्लस मदरसा हैं, जो कि अराउंड 60% 14,400 उत्तर प्रदेश में ही आपके मदरसा मिलते हैं। तो भैया पॉपुलेशन जब रहेगी 28 से 30 करोड़ की, तो यहाँ पे जनसंख्या भी रहेगी, और जनसंख्या जहाँ रहेगी वहाँ पे मदरसा भी तो पाए जाएंगे। तो यहाँ पे 11,621 रिकॉग्नाइज्ड हैं जो पहचानित हैं, और लगभग 3,000 जिन्हें अनरिकॉग्नाइज हैं। जैसे अनरिकॉग्नाइज सेक्टर और रिकॉग्नाइज सेक्टर होते हैं, उसी तरीके से इसको भी आप समझ सकते हैं। 2004 में एक्ट आता है, रेगुलेट करता है मदरसा को,
और इनकी जो करिकुलम है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है और एग्जाम कराने की जो कंडक्शन है, प्रोसेस है, क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग है, ये कौन रेगुलेट कर रहा है? तो ये मदरसा यहाँ पे कर रहा है। बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है किस हिसाब से? तो किस हिसाब से मटेरियल और ग्रांट ऑफ डिग्री और कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस कराएगी। तो ये इंपॉर्टेंट थी, सोचा आपको मैं यहाँ पे डिटेल बता दूं। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब मदरसा की बात करी जाए तो क्या इन्फ्रिंज कर रहा था जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये बातें बोला, तो ये स्लाइड आपको इंपॉर्टेंट होगी। फंडामेंटल राइट यहाँ पे 14 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट आती है पार्ट 3 में आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 14 से लेके 35 तक, 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी आती है, 19 से लेके 22 तक राइट टू फ्रीडम आती है, 23 से 24 तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आती है, 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन आती है, 29 से 30 कल्चरल और एजुकेशनल राइट आती है और 32 से 35 तक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस और फोकस दिया गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जी के द्वारा। अब यहाँ पे 21A की बात करी जा रही है प्लस 28 की बात करी जा रही है। 2 आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट इम्प्रिंज करता है, इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट बोला यहाँ पे 21A और 28 इन दोनों को इन्फ्रिज नहीं कर सकते आप, ये इनका अधिकार है माइनॉरिटी का, इसलिए सेकुलर यहाँ पे स्टडी चलनी चाहिए। तो ये पूरी डिटेलिंग थी, आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है फ्रेंड्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।